Okay. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आपका मीडियम हिंदी? यस सर। बैठें और ज़रा अपना थैंक यू परिचय दें। सर। मेरा नाम जैसा कि आप जानते हैं शुभम मीणा है। मैं राजस्थान के टोंक ज़िले के गांव मानपुरा का निवासी हूँ। मैंने अपनी शुरुआती की पढ़ाई वहीं के पास के टाउन देवली से की है। उसके बाद मैंने आईटी रुड़की से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की है। 2020 के बाद से मैं सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। मेरी हॉबीज़ है हेल्पिंग फैमिली इन फार्म वर्क और प्लेइंग एंड फॉलोइंग स्नूकर। तो ये बताएं, इस बैकग्राउंड के साथ इंजीनियरिंग में आप नहीं गए? सिविल सर्विसेज का क्या आकर्षण था? सर जैसे कि मैं कॉलेज के अंदर था तो मेरा सिविल सर्विस की तरफ एक एक्सपोजर बढ़ा। मैं उन्नत भारत अभियान के अंदर भी था, वहाँ पे मेरे को एक एक्सपोजर मिला। साथ साथ के अंदर मेरा इंटरेस्ट सिविल सर्विस की तरफ आकर्षित हुआ क्योंकि मेरे पास मैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल था। तो मैंने इसके लिए अपेयर होने के लिए निर्णय लिया। नहीं, पर सिविल सर्विस में ऐसी क्या ख़ास बात है जो बाकी करियर ऑप्शंस में नहीं है? सर मेरा मानना है कि सिविल सर्विस काफ़ी यंग एज के अंदर एक तुम्हें अथॉरिटी देता है कि तुम उस किसी भी फील्ड के अंदर अपना जो काम करना चाहते हो वो करो। ये दूसरे फील्ड में मिलता है पर थोड़ा टाइम लगता है उसके अंदर। दूसरा इसके अंदर काफ़ी स्कोप होता है, हमें अलग अलग फील्ड में काम करने को मिलता है। तो सर ये मेरा आजकल एक फ्रेज़ काफ़ी चर्चा में आ रहा है, आर्कटिक ब्लास्ट। यस सर। आप अगर अखबार पढ़ें, कोई भी लास्ट वीक का ही निकालें, तो ये आर्कटिक ब्लास्ट हिट्स पार्ट्स ऑफ यूएस, इस टाइप से आता है। तो ये आर्कटिक ब्लास्ट है क्या चीज़? सर एग्जैक्ट तो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट अगर मैं सोचूं तो ये सर एक्सप्लोरेशन, मिनरल एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड कुछ हो सकता है। किससे किससे रिलेटेड है? सर सॉरी सर मैं अच्छा, तो एक ये भी धारणा है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो फ्रॉड है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप कहा करते थे कि ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है, होता रहा है, आइस एज होती रही है, वार्म एजेस होते रहे हैं, ऐसे एटलीस्ट 8 टाइम्स एजेस आए हुए हैं। आपका इस धारणा से आपकी सहमति है या नहीं? सर इस धारणा से मेरी सहमति नहीं है। क्लाइमेट चेंज होना एक नेचुरल प्रोसेस है, बट अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये एंथ्रोपोजेनिक की वजह से हो रहा है, मतलब इंसानों की वजह से ही इसके अंदर एक्सेलरेटेड फॉर्म में हो रहा है ये। जो इमिशंस हुए हैं उससे ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके हम परिणाम स्वरूप देख सकते हैं, जैसे कि आर्कटिक के अंदर जो बर्फ़ पिघल रही है, या फिर जो फ्लड्स आते हैं, ड्रॉट आते हैं, डिज़ास्टर के रूप में हम देख सकते हैं। एक टर्म आजकल आया हुआ है, सोशल ऑडिट। यस सर। तो ये रेगुलर ऑडिट से किस तरीके से भिन्न है और इसका इसका तात्पर्य क्या है, सोशल ऑडिट? सर सोशल ऑडिट कोई भी जो प्रोग्राम है, गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम है, उसको पीपल पार्टिसिपेशन के थ्रू उसका ऑडिट किया जाए तो उसको सोशल ऑडिट बोल सकते हैं हम। जो नॉर्मल ऑडिट है वो एक फॉर्मली ऑडिट होता है, जिसके अंदर फॉर्मली ऑडिट होता है सर। और इसके अंदर जो सोशल ऑडिट है इसके अंदर सोसाइटी का एक रोल होता है। तो कह सकते हैं हम लोग कि फॉर्मल ऑडिट, जो रेगुलर ऑडिट है, इट इज़ बाय गवर्नमेंट फंक्शनरीज, यस। एंड दिस वन इज़ बाय सोशल ऑडिट इज़ बाय बेनिफिशरीज बहुत दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है सर इसके अंदर। एंड गवर्नमेंट फंक्शनरीज। हाँ यस सर। गवर्नमेंट फंक्शनरीज उसमें कैसे, उनका कैसे इन्वॉल्वमेंट आता है? सर वो एक कोलैबोरेटिव अप्रोच होती है दोनों की, जहाँ पे फीडबैक मैकेनिज़्म के थ्रू भी सोसाइटी का लिया जाता है कि उनको स्कीम्स, अगर फॉर एग्जांपल स्कीम्स का देखें तो स्कीम्स का क्या बेनिफिट मिल रहा है उनके नज़र में, अगर उनके वहाँ पे। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँगा, कोलैबोरेटिव तो नहीं है, उनको कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अकाउंटेबल रखा जाता यस है सर। कि जो काम बताया गया है, वेलफेयर वर्क, वो सही ढंग से एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं। तो एक तरीके से दे दे आर पुट इन द डॉक, जिसे कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में।
फाइनल क्वेश्चन, रूल ऑफ लॉ क्या चीज़ है, इसका क्या तात्पर्य है? रूल ऑफ लॉ 3 कंपोनेंट्स बताएं इसके ज़रा। सर पहला कंपोनेंट इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि सब लोग लॉ के आगे इक्वल हैं। सेकंड कंपोनेंट, दूसरा सर जो मैं याद कर पा रहा हूँ, लॉ के अलावा कोई भी किसी भी पर्सन को हम चार्ज नहीं कर सकते हैं, जिसके अंदर सिर्फ मतलब नो आर्बिट्ररी एक्शन, एक्शन। एक्शन हैज टू बी टेकन अकॉर्डिंग टू लॉ। थर्ड लॉ की पावर पीपल से आती है, लोगों से आती है। शायद इंडिया इसको फॉलो नहीं करता है, इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन से हम ड्राइव करते हैं। थैंक यू। शुभम, यस आप दिल्ली में प्रिपरेशन के लिए आए हैं? सर मैंने घर से की प्रिपरेशन, यहाँ घर से प्रिपरेशन की है सर मैंने। घर से, और अभी दिल्ली में कहाँ सर रह अभी रहे हैं? मैं इंटरव्यू पर्पज से आया। अच्छा, कहाँ रह रहे हैं? सर मैं पटेल नगर रह रहा हूँ। पटेल नगर में। वहाँ से यहाँ तक चल के आए? हाँ सर, ऑटो में आया मैं। ऑटो में आए? तो ऑटो में जब आए तो कुछ तो आपने देखा होगा, कुछ सुना भी होगा। तो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट के रूप में आपके क्या अनुभव रहे? सर एक चीज़ जो मैं समझ पा रहा हूँ इसके अंदर, सोशियोलॉजी में भी हम इसको पढ़ते हैं, रिक्शा वाले स्टडी के ऊपर मैं जाना चाहूँगा इसके अंदर। रिक्शा वाला स्टडी ये बताती है हमें कि कास्ट और क्लास के अंदर जो डिफरेंस है वो प्रोफेशन में आके कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ क्या देखा आपने? सर तो सर मैंने रिक्शा वाले जो अंकल थे उनसे बात की थी, और मुझे पता, उनके सरनेम से मुझे पता चला कि वो अपर कास्ट हैं। तो इससे मुझे सोशियोलॉजिकली अगर मैं समझूं तो मेरे लिए ये आता है कि जो कास्ट का डिस्टिंक्शन होता था पहले प्रोफेशंस को लेके, अब वो कम हो चुका है, और सभी लोग अपने पर्सनल बिलीफ के अंदर कास्ट को लाते होंगे, बट प्रोफेशन के अंदर सिमिलरिटी आ चुकी। ठीक ठीक। ये बताएं कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे ना? यस और अभी क्लाइमेट चेंज की बात हो रही थी, आपने बताया भी कि एंथ्रोपोजेनिक है ना? तो आप ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, जो कि क्लाइमेट चेंज, इलेक्ट्रिसिटी का जो अभी जनरेशन हो रहा है, जो बहुत हद तक क्लाइमेट चेंज के लिए उत्तरदायी है, उसको बेहतर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? और आप ठीक है बताइए क्या उपाय किए जा रहे हैं? सर इसके अंदर पहला जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो शेयर है उसको बढ़ाना चाहिए, बढ़ाए जाने के लिए भी प्रयास करते हैं। जैसे इंडिया की बात की जाए तो इंडिया 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल से लेगा, और 50% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारा जो ओवरऑल एमिशन है पावर सेक्टर से वो कम हो जाए। अभी हम लोग पहुंच गए 2024 में लगभग। अभी हमारा जो टोटल इंस्टॉलेशन है वो कितना है आरई का? सर हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का हम देखें तो हमारा 140 के अराउंड 140 गीगावाट 180 है करीब, है ना? 180 सर नॉन फॉसिल फ्यूल्स है, जिसके अंदर हाइड्रो भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी टोटल 180 करीब हो गया। अब हमको उसको ले जाना है 500 तक। यस तो कैसे संभव है? इतने साल में तो हम 180 पहुंचे। तो भारत सरकार ने कुछ उपाय किए हैं कि एकदम इसको तेजी से स्केलेट किया जाए? अगर किए हैं तो क्या है? सर जो मैं अभी याद कर पा रहा हूँ इसके अंदर ग्रीन कॉरिडोर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाया है इसके लिए, एक डेडिकेटेड ग्रीन कॉरिडोर जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से कनेक्ट की जो पावर सप्लाई है उसको कनेक्ट करेगा मेन ग्रिड से। दूसरा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, हाँ वो तो 2014 में हो गया था। यस सर। दूसरा नया कुछ बताइए। सर जो मेन इशू आता है इसके अंदर स्टोरेज का इशू आता है, इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज। तो इसके लिए गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल लिथियम बैटरी की वजह से, लिथियम की वजह से हम वो नहीं कर पाते हैं, तो हम दूसरे गवर्नमेंट जैसे कि अर्जेंटीना के साथ हम लिथियम के लिए एक एमओयू साइन किया है, ताकि उससे। और तीसरा जो रूफटॉप सोलर है उन पे ज़्यादा गवर्नमेंट का ध्यान है कि लोकलाइज्ड मिनी ग्रिड लगाया जाए बजाय बड़े ग्रिड, जिससे लैंड प्रोक्योरमेंट का इतना बड़ा इशू ना हो। और ये सब जनरल चीज़ें बता रहे हैं आप, एकदम स्पेसिफिक चीज़ें बताइए जो लास्ट 2 इयर्स में गवर्नमेंट ने की है, बड़ी चीज़ें। सॉरी सर मैं अभी ओके, कोई बात नहीं। आप जैसे बताया कि आपके फार्मिंग में हेल्प
करते हैं आप, ठीक है ना? तो सोलर से ही रिलेटेड बताइए कि भारत सरकार ने कौन सी एक बड़ी स्कीम चलाई फार्मर्स के लिए और उसके चैलेंजेस क्या क्या, उपाय पर बाद में आएंगे हम। सर इसके लिए कुसुम स्कीम लगाई है जिसके अंदर सोलर पंप की एक व्यवस्था रखी गई है इसके अंदर, जहां फार्मर्स अपने खेत के ऊपर सोलर पंप लगा सकते ठीक हैं। है, चैलेंजेस बता दीजिए जल्दी से। सर इसके अंदर चैलेंजेस पहला तो अवेयरनेस का था। जब ये स्कीम स्टार्ट हुई तो लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। दूसरा इसके अंदर ग्रिड में पावर बेचने का भी एक प्रोविज़न है कि अगर आपको एक्स्ट्रा पावर आप दे रहे हैं तो अच्छी बात है ना, चैलेंज थोड़े हुआ यार, ये तो अपॉर्चुनिटी हो गई। सर, तो इसको इसलिए किसान को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में लाना ज़रूरी था कि हमारी पावर खरीदेगा कौन, और उनको उचित दाम पे वो पावर मिलेगी नहीं मिलेगी। इसके लिए एग्रीमेंट भी रखे गए थे। और इसके अंदर नया चैलेंज उभर के आ रहा है कि जो एग्रीमेंट रखा गया था उसकी अब प्राइस जैसे जैसे कुसुम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उसकी जो फाइनेंशियल वायबिलिटी थी अब वो कम होती जा रही है। उतनी रेट अब किसानों को नहीं मिलती जो पहले मिलता था। तो मुझे लगता है सर ये चैलेंजेस है अभी। ओके, शुभम, यस आप फार्मिंग में मदद करते हैं अपनी फैमिली को। यस हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? सर एक टेक्नोलॉजिकल फार्मिंग है जिसके अंदर हम जो मीडियम है वो वाटर रखते हैं और उसके अंदर हम प्लांटेशन करते हैं। यूनिवर्सल मोटर किसको बोलते हैं? सॉरी सर। अच्छा, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस को आप एवरीडे यूज़ में किस तरह से लाते हैं? सॉरी सर मैं इसके बारे में फ़ैन का आप स्पीड कम करते हैं, वहाँ क्या टेक्नोलॉजी लगी हुई है? वेरिएबल रेजिस्टेंस है या नहीं है? पढ़ना सर मेरे को उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपसे क्या पूछा जाए? व्हाट डू यू नो? फैन में कौन सा मोटर लगा रहता है पता है? सिंगल फेस मोटर होती है। सिंगल फेस क्या मोटर? सर मैं श्योर नहीं हूँ। इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर ओके सर। अच्छा, लो पावर फैक्टर का क्या क्या डिसएडवांटेज है? सर पावर फैक्टर तो समझते हैं, यस सर। लो पावर फैक्टर का क्या क्या डिसएडवांटेज है? सर जो मैं सोच पा रहा हूँ अभी एफिशिएंसी एक हो सकता है कि जो आउटपुट है वो उतना इनपुट के हिसाब से उतना एफिशिएंट नहीं है। उसको दूसरा अगर इंजीनियरिंग टर्म्स में बोलें तो होगा कि लार्ज KVA रेटिंग इज रिक्वायर्ड इन एवरी इक्विपमेंट। यस सर। और क्या? सर हीटिंग इफेक्ट हम उसमें देख सकते हैं। करेक्ट, उसको लार्ज कॉपर लॉस बोलते हैं। कॉपर लॉसेस। सर मैं ये कंडक्टर का साइज़ बड़ा हो जाता है, वोल्टेज रेगुलेशन ख़राब हो जाती है। यस ओके, आप हमें ये बताएं कि गांव में 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी अगर आने लगे यस सर। तो उसका सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होगा? सर अगर गांव में 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी आ सके तो इलेक्ट्रिसिटी मेरा मानना है कि एक फाउंडेशन है किसी भी डेवलपमेंट के लिए। तो अगर गांव में आएगी इससे जो इंडस्ट्रीज़ हैं लोकल इंडस्ट्रीज़ उसको एक प्रमोशन मिलेगा। साथ साथ के अंदर जो एग्रीकल्चर है एग्रीकल्चर में भी इशू है कि 6 घंटे ही बिजली आती है मोस्टली। मैं अपने एरिया का बताऊँ तो वहाँ पे एक इरिगेशन का इशू है वो फार्मर्स फेस नहीं करेंगे। जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है उसके अंदर भी हम एक इनपुट ये सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट तो हुआ नहीं, मोस्ट ऑफ इट इज़ इकोनॉमिक इम्पैक्ट। सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है? लोग जो शाम में जल्दी सो जाते हैं वो रात भर टेलीविज़न देखेंगे, 10 बजे तक टेलीविज़न देखेंगे, ये एक सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ। अच्छा, अभी आप लोग बात कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंडक्शन और समथिंग। सोशियोलॉजी में भी देयर इज एन इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड, करेक्ट? सोशियोलॉजी में व्हाट इज इंडक्शन एंड व्हाट इज डिडक्शन? सर इंडक्टिव मेथड के अंदर हम
जो डाटा वगैरह है हमारे पास, जो भी ऑब्जर्वेशन है, उससे एक हम थ्योरी फॉर्म करते हैं, लॉ फॉर्म करते हैं। जबकि डिडक्टिव में हम जो मेजर लॉ है या थ्योरी है, उससे हम कुछ डिडक्शन के रूप में निकालते हैं। ठीक है, अब ये बताएं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एंड थ्योरी? सर फैक्ट वो सब चीज़ें हैं जो वेल इस्टेब्लिश है और उसके खिलाफ कोई क्रिटिसिज्म नहीं है और जो यूनिवर्सल है। सर और थ्योरी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड कुछ एस्टिमेट है। अगर हम उस थ्योरी के अंदर उसको अगर हम टेस्ट करेंगे तो वो और उस पे फैक्ट एक वैल्यू आएगी तो लो बनेगा। आप थ्योरी को टेस्ट करेंगे, आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करके थ्योरी बनाएंगे? सर हाइपोथेसिस को टेस्ट करके हम थ्योरी बनाएंगे। हाँ, तो मैं दोबारा पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एंड थ्योरी? सर थ्योरी के अंदर एक फैक्ट का एलिमेंट भी होता है, इसके अंदर एक जो सॉरी सर। तो अब ये बताइए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एंड ट्रूथ? ये फैक्ट है, ये सच है, ये दोनों चीज़ें क्या एक ही हैं? सर फैक्ट एक यूनिवर्सल चीज़ है, जबकि ट्रुथ सब्जेक्टिव हो सकता है सब लोगों के लिए। मेरा ट्रुथ अलग हो सकता है किसी दूसरे की ट्रुथ से। और इस ट्रूथ यूनिवर्सल? सर ट्रुथ यूनिवर्सल नहीं है। नहीं। सर मेरा आखिरी दो सवाल हैं आपसे। एक है, आजकल हम देख रहे हैं इन दिस एज ऑफ टेक्नोलॉजी, हम वीडियो ट्रांसमिट कर सकते हैं, पिक्चर्स ट्रांसमिट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट वगैरह वगैरह। वाई कांट वी ट्रांसमिट स्मेल? सर इसके अंदर मैं अगर याद कर पा रहा हूँ तो इसके लिए भी कुछ टेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, बट वी कैन नॉट यस सर। ट्रांसमिट स्मेल, ये तो मानते हैं। यस सर। वाई नॉट? सर इसको हम अगर हम स्मेल को अगर हम ट्रांसमिट करना है तो उसको किसी दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के बाद इसको ट्रांसमिट ऑब्वियसली, तो क्यों नहीं हो पा रहा हो? सॉरी सर। आखिरी सवाल। आजकल मैं 90% टाइम जब भी मुझे कोई बैंक की सर्विस की ज़रूरत होती है, मैं ऑनलाइन फ़ोन पे कर लेता हूँ। तो वाई डोंट बैंक शट डाउन देयर फिजिकल ब्रांचेस? बंद क्यों नहीं कर देते? सर पहला तो जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है उसका पेनिट्रेशन अभी ग्रास रूट तक नहीं है। उसकी जो डिजिटल अवेयरनेस है वो लोगों तक नहीं है इतनी कि उसकी वजह से हम सर्विस पे डिपेंडेंट हो जाए। लेट अस से अ ब्रांच इन अ वेरी एजुकेटेड, वेरी वेल टू डू एरिया, वहाँ पर लेट अस अज्यूम कि 99% पॉपुलेशन अवेयर भी है, टेक्नोलॉजी भी है, सब है। मतलब ऐसा कभी कोई वक्त आएगा क्या कि व्हेन देयर विल बी नो नीड फॉर अ फिजिकल ब्रांच ऑफ अ बैंक? सर फ्यूचर में ऐसा वक्त आ सकता है, बट वहाँ पे भी हमें ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए कुछ पॉइंट ऑफ तो अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो जो ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, क्या पीजी ग्राम्स, CP ऑनलाइन, ग्राम्स। जहाँ मर्जी बैठ के आप कंप्लेंट डाल दीजिए। सर इसके अंदर ये भी हो सकता है कि लोगों का विश्वास ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन पे रहता है। अगर कोई नहीं, तो आप क्या कह रहे हो कि ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन हमेशा के लिए रहेगा या नहीं रहेगा बैंकिंग में? सर कुछ फॉर्म में तो रहेगा, पूरा इरेडिकेट नहीं किया जा सकता, बट हाँ मिनिमाइज ज़रूर होगा इसके अंदर। थैंक यू। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून शुभम। गुड आफ्टरनून सर। अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर्स में आपने मेंशन किया हेल्पिंग फैमिली इन फार्म वर्क। अभी एक रिसेंट सर्वे आया था कि नरेगा के अंदर वुमेंस का पार्टिसिपेशन रेशो 60% ज़्यादा है, यस सर। और कॉरपोरेट के अंदर ये रेशो 30% से भी कम आ जाता है। ऐसा क्यों है? सर इसका मुख्य रीज़न जो फीमेल्स हैं उनका गांव के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। अगर इकोनॉमिकल इन्वॉल्वमेंट में देखें, अगर अराउंड 80 to 90% वुमेन जो भी इकोनॉमिकली किसी काम में है तो वो एग्रीकल्चर के अंदर है। तो एग्रीकल्चर क्योंकि प्रिडोमिनेटली गांव के अंदर ही होता है, तो वहाँ पे स्वाभाविक है कि जब ऑफ सीज़न होता है तो वहाँ पे मनरेगा के अंदर वो काम करने जाती है। माइग्रेशन भी इसके अंदर है कि माइग्रेशन ओनली मेजरली मेल डोमिनेटेड होता है।
फीमेल डोमिनेटेड नहीं होता। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। सर मैं ठीक है, सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन पे बात करते हैं। ज़्यादातर एक जनरल ऑब्जर्वेशन ये रहता है, जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनका स्टेटस कुछ ज़्यादा अच्छा होता है। तो गांव के अंदर ज़्यादा अच्छा स्टेटस है वुमेन का या फिर शहर के अंदर? सर ये मुझे लगता है कि सोसाइटी पे डिपेंड करता है कि किस कैसा स्टेटस है आप फाइनेंशियली। टोंक ज़िले से आते हैं, टोंक ज़िले में वुमेन का स्टेटस ज़्यादा अच्छा है या फिर दिल्ली में? सर टोंक ज़िले की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तब मैं दिल्ली की बात दिल्ली में बताना चाहूँगा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्योंकि दिल्ली की वुमेन के पास होगी बजाय टोंक की, और साथ साथ में उनकी जो नॉलेज और स्किल्स सेट है वो भी यहाँ पे ज़्यादा होगा। नरेगा में पार्टिसिपेशन रेशियो इतना ज़्यादा है, फिर भी फीमेल का सोशल स्टेटस ऊपर क्यों नहीं है? सर एक तो वो सेमी स्किल्ड है, साथ साथ में उसमें इतना ज़्यादा पे नहीं है कि हम जो दिल्ली है वहाँ उस पे को मैच कर पाएँ। तो सर ये हो सकता है। दैट वाज नॉट अ गुड आंसर आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, आप यहाँ पे बैठे हैं शुभम, यस सर। ठीक है। अस्क्राइब्ड, इसमें आपका किस चीज़ का ज़्यादा रोल है, अस्क्राइब्ड स्टेटस का या फिर अचीव्ड स्टेटस का? सर मेरा थोड़ा एलेबोरेट कीजिएगा उस पर। सर इसके अंदर दोनों ही मिक्स मैं बताना चाहूँगा आपको। अचीवमेंट इसलिए क्योंकि सर ये यहाँ पे मैं एक कंपटीशन के थ्रू कंपटीशन फाइट करके आया हूँ और इसके अंदर मेरिट के हिसाब से मैं यहाँ पे आया हूँ। ओके। और अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूँ तो मैं रिजर्वेशन भी यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरा एक एस्क्राइब स्टेटस भी इसके अंदर आता है। अच्छा, ओके। सोशल क्लास का लाइफ के आउटकम्स और अपॉर्चुनिटीज़ पे क्या इफेक्ट पड़ता है? पड़ता है कोई इफेक्ट? सर क्लास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और वे ऑफ लाइफ को तो इफेक्ट करता ही है। सोशल क्लास, सॉरी सर मैं अभी इसके अंदर याद नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। कल्चर और सोसाइटी में क्या अंतर है? सर कल्चर हम उसको बोल सकते हैं जिसके अंदर कुछ चीज़ हम डेवलप करें। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर के अंदर क्रॉप डेवलप करते हैं। सोसाइटी के अंदर हम सोशल वैल्यूज़ और सोसाइटी को भी एक कल्चर के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल, एक दलित मैन और एक अपर कास्ट वुमेन, इनमें से सोसाइटी में ज़्यादा प्रिविलेज्ड कौन है? सर ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंड करेगा। अगर हम वर्क पार्टिसिपेशन की बात करें तो यहाँ पे दलित मैन ज़्यादा ऊपर होगा, और अगर हम सोशल स्टेटस की बात करें तो फीमेल जो अपर कास्ट की वो होगी। तो जनरली अगर बात करें? सर मेरा मानना है कि जनरली हम इसको असाइन नहीं कर सकते हैं। ये कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक ही हो सकता है। थैंक यू शुभ। थैंक यू सर। सेल्फ इवैल्यूएशन करें, कैसा गया आपका ये मॉक? सर अगर मैं जो मेरा फर्स्ट मॉक था उससे करूँ तो मैं थोड़ा बेटर था, बट अभी भी अप टू द मार्क नहीं है। तो शुभम, आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव ऑफ द पर्सनालिटी टेस्ट उसके बारे में थोड़ा बता देंगे, और आपको प्रैक्टिकल हिंट्स भी देंगे ऑन हाउ टू डू योर प्रिपरेशन। पर फर्स्ट थिंग इज कि आप बहुत स्टिफली ऐसे बैठे हैं, हाथ अपने आराम से यहाँ कर लीजिए। ऐसे रख सकते। हाँ, और व्हेन यू कम फ्रॉम द डोर तो ऐसा लगे कि एक ऑफिसर आ रहा है, नॉट अ कैंडिडेट। हाँ, फॉर दैट क्लीन शेवन एब्सोल्युटली, हेयर नीटली कोम्ड, शूज़ जो हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं विद योर सूट, दे शुड बी ब्लैक, फॉर्मल ओकेजन है। ओके सर। देखिए शुभम, इट इज़ नॉट अ एसेंशली टेस्ट ऑफ नॉलेज नहीं है, टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी है।
and they are looking for integrity, they are looking for self confidence and poise, they are looking for lucid exposition, balanced opinion, logical thinking, they are looking for self awareness, conceptual clarity. How aware you are, this is very important. How aware you are of yourself, your district, state, nation and the world. कितना आप फॉलो कर रहे हैं करेंट इवेंट्स को. यस तो अब ऐसा करें, टेक अबाउट 100 ऑफ दीज A4 साइज शीट्स ओके और क्वेश्चन बैंक बना लें. पॉसिबल क्वेश्चंस ये आते हैं डैफ से, सब्जेक्ट से, करेंट इवेंट से और जॉब से. ओके उसके बाद एक एक टॉपिक को कंप्लीटली कवर कर लीजिए और आफ्टर मास्टरिंग इट जस्ट रिड्यूस इट टू 3 or 4 या एट बेस्ट मैक्सिमम 5 बुलेट पॉइंट्स इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी. और उसके बाद इन फ्रंट ऑफ मिरर बैठकर इसको बार बार प्रैक्टिस करें. प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. तो आपका जो रिस्पॉन्स है वो एक स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स होना चाहिए. यस अब आई विल गिव यू एन इंस्टेंस. आई आस्क्ड यू कि व्हाट इज मेंट बाय द रूल ऑफ लॉ. यस तो आपने करेक्टली कहा कि येस दिस वाज समथिंग विच वाज टॉक्ड अबाउट बाय A.V. Dicey. पर जब कंपोनेंट्स की बात आई तो द वे यू पुट इट इज नॉट द करेक्ट वे. द करेक्ट वे इज इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी. फर्स्ट इज सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, यस second is equality before the law, and third is predominance of the legal spirit. अब इसमें बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू गो टू गूगल एंड आस्क 3 principles of rule of law as stated by Dicey, यस सर तो इस तरीके से ही आ जाएंगे. और एक बार आपने इनको कैप्चर कर लिया इन बुलेट पॉइंट्स, मामला ख़त्म. पर जब ये एक्सरसाइज इनकम्प्लीट है तो वो जो आपका आंसर है उसमें इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आप बता तो रहे हैं बट व्हाट कम्स फर्स्ट, व्हाट कम्स नेक्स्ट, हाउ स्ट्रक्चर्ड इट इज़. यस ये प्रिडोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट आपने कहा ही नहीं. इस तरीके से तो ये आप काम कीजिए एंड आई एम क्वाइट श्योर यू हैव अ गुड प्रेजेंस, यू हैव अ प्लेजेंट पर्सनैलिटी. यू शुड डू वेरी वेल. थैंक यू सर. आपके मॉक्स, आपके मेंस कैसे गए? सर मैं मेरे अच्छे बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सर. ऑल कुछ द बेस्ट. पूछना है? क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है तुम्हारा? सर ठीक सर, है. मैं एक पूछना चाहूँगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं जो बोल रहा हूँ वो कन्वे हो पा रहा है कि, क्योंकि सर मैं देखो ऐसा है ना, कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है, ठीक है ना. तो तुम प्रिपेयर करोगे जिस तरीके से साहब ने बताया, Yes, sir. तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम्हें. ओके सर. अपने वॉइस में मॉड्यूलेशन थोड़ा लाना है. जैसे हम लोग अभी बोल रहे हैं, यस सर. कभी ऊंचा नीचा करके बोल रहे हैं, एक स्वर में नहीं बोलना, यस ठीक है ना. लगे उसे पैशन, है ना, जज्बा. जज्बा, ठीक है ना. जज्बा होना चाहिए, हमको करना है, हमें जो है सामाजिक सेवा करनी है. ये हर चीज से झलके, तुम्हारे चाल में झलके, तुम्हारे बैठने में झलके, तुम्हारे बोली में झलके, तुम्हारे चेहरे में झलके. ओके सर. ठीक है. और जो मैंने पूछा कि व्हाई डू यू वांट टू गो टू द सिविल सर्विसेज, उसका भी आंसर जो था वो इम्पैक्टफुल नहीं था. अथॉरिटी, डाइवर्सिटी, ये सब चीज़ें आपने गिनी. मेन थिंग इज अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक सर्विस. राइट फ्रॉम डे वन आप यू आर इंटरेक्टिंग विद द जनरल पब्लिक, finding out what their problems are, and you have a platform to resolve those problems. यस सर. And as you go up in seniority, you can contribute to policy formulation. यस सर. ऐसा कौन सा, मतलब there's no other career option which gives you this kind of an opportunity. ओके सर. तो इस टाइप से आपको दिखाना है कि this is my passion, I want to make an impact यस सर. on the lives of the people, improve their lives, part of India's growth story. ये सब चीज़ें आनी चाहिए. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.
और जब आप आए तब आप बहुत कॉन्फिडेंट थे, थोड़ा सा कम हो गया एकदम धीरे 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 ऐसे चलाया। वो आपने आपने इलेक्ट्रिकल में पूछा इलेक्ट्रिकल में आपने इलेक्ट्रिकल को पूछा आपने, उनका फ्यूज हो गया। मुश्किल तो यही है, अगर आपने कुछ स्ट्रिंग ऑफ क्वेश्चंस नहीं आंसर किए, इसका मतलब नहीं है कि रेस्ट ऑफ द इंटरव्यू इज डेड फॉर यू। ठीक है ना? योर कॉन्फिडेंस लेवल शुड बी as if nothing has happened. Yes, sir. This is what crisis management is. परफॉर्मिंग अंडर प्रेशर। एग्जैक्टली, और आंसर्स प्रायोरिटी बेसिस पे, ठीक है ना? जो तुम बोल रहे थे सही था, बट देन यू मिस्ड फॉर एग्जांपल पंप स्टोरेज पॉलिसी, यू मिस्ड एडवांस सेल केमिस्ट्री, ओके, दीज आर पॉली ना, फॉर दैट मैटर स्मार्ट मीटर्स की जो हमारे हुई कि हम सारे स्मार्ट मीटर 2030 तक कर देंगे। सो ऑल दीज आर एक्चुअली, ठीक है, All the best. All the best. All the best.